सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये फोर्थ पार्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। प्रीवियस पार्ट में हमने मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट समझे थे और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सोल्व करे थे। तो दोस्तों, इस वाले पार्ट में हम नॉर्मेलिटी और जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रह गई है जैसे मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी सोल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एक मोलैरिटी का एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं डाइल्यूशन लॉ। वो हम समझते हैं कि डाइल्यूशन लॉ का मतलब क्या है। तो डाइल्यूशन लॉ में ये बोलता है कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है लेट्स से, और उसकी मोलैरिटी कितनी है m1 और उसका वॉल्यूम कितना है v1, और आपने क्या करा, इसमें पानी मिलाया, मतलब डाइल्यूट कर दिया। तो अगर आपने इसमें पानी मिला, डाइल्यूट कर दिया, तो इसकी जो मोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, m2 हो जाएगी, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा। सिंपल सा रिलेशन होता है यहाँ पे। मान लिया आपके पास क्या था, ये सॉल्यूशन 1 था और ये सॉल्यूशन अब क्या बन गया, 2 बन गया। आपने इसमें क्या करा, डाइल्यूट कर दिया, पानी मिला दिया। इसमें जो वॉल्यूम थी वो कितनी थी, v1 थी, और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने मान लिए आपने, n मान लिए। तो अगर आप किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है और उसकी मोलैरिटी भी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है वो चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं चेंज होंगे, क्योंकि उसमें आपने सोल्यूट को तो ऐड करा ही नहीं है, आपने सिर्फ किसको ऐड करा है, वाटर को ऐड करा है। और वाटर को ऐड करने से क्या चेंज होएगा, वॉल्यूम चेंज होएगा। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो अगर हम इसको बोले n1 और इसको क्या बोलते हैं n2, तो n1 और n2 जो है आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। समझ में आ रही बात, क्यों रहेगा इक्वल, क्योंकि आपने सोल्यूट को ऐड नहीं करा है, सिर्फ आपने किसको ऐड करा है, पानी को ऐड करा है। डाइल्यूट करने से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट के वो चेंज नहीं होंगे। और आपको पता होगा मोलैरिटी का रिलेशन क्या होता है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के लिए अगर मैं m1 मान लू मोलैरिटी, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स n1 डिवाइड बाय क्या आएगा, वॉल्यूम v1 हो जाएगा। और अगर हमें सॉल्यूशन 2 के लिए यही वाला रिलेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं, m2 इज इक्वल टू लिखूंगा n2 डिवाइड बाय v2। यहां से आप n1 की वैल्यू निकालो तो m1 इंटू में v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा। और यहां से आप क्या निकालो, n2 की वैल्यू निकालो, तो यहां पे मल्टीप्लाई होके m2 v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। आप मेरे को बताओ क्या n1 और n2 आपस में इक्वल है या नहीं है। हाँ इक्वल है, क्योंकि आपने जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको तो चेंज करा ही नहीं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि n1 इज इक्वल टू क्या है, n2 है। तो अगर आप n1 की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, m1 v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 v2। तो ये जो रिलेशन आ गया, ये जो रिलेशन आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन लॉ। तो डाइल्यूशन लॉ के ऊपर आपको क्वेश्चन ऐसे देगा कि आपके पास एक सॉल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी क्या थी, m1 थी, उसका वॉल्यूम क्या था, v1 था, और उसमें आपने क्या करा, पानी को क्या करा, ऐड कर दिया। तो फाइनल मोलैरिटी आपको दे देगा m2 और आपसे पूछेगा फाइनल वॉल्यूम निकालो, या फिर आपसे बोल देगा कि फाइनल वॉल्यूम दे रखी होगी और आपसे पूछेगा फाइनल क्या निकालो, मोलैरिटी निकालो। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी करते हैं सोल्व। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है, 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl was diluted by adding 1 liter of water, the molarity of the resultant solution। तो आपके पास एक पहले से सॉल्यूशन दे रखा है जिसकी वॉल्यूम कितनी है, 4 लीटर है। वही वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे v1 कितना हो गया, 4 लीटर, उसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.02 मोलर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.02 मोलर हो जाएगा। और आपने क्या करा, इसे डाइल्यूट करा 1 लीटर पानी मिलाकर। तो डाइल्यूट करने पे जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितनी हो जाएगी, 5 लीटर हो जाएगी। तो पूछ रखा था मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, जो फाइनल जो सॉल्यूशन बना आपके पास उसकी क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। तो मतलब क्या निकालना है, m2 निकालना है। पहले वॉल्यूम कितना था, 4 लीटर था, आपने 1 लीटर पानी मिला के क्या करा, डाइल्यूट करा, तो फाइनल वॉल्यूम कितनी हो गई, 5 लीटर हो गई। तो बस आप क्या करोगे, यहाँ पे डाइल्यूशन लॉ लगाओगे। आपको पता है डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 की वैल्यू देखो कितनी देर की है, 0.02, वॉल्यूम कितना देर का था, 4 लीटर। फाइनल मोलैरिटी हमें निकालनी है और फाइनल वॉल्यूम कितनी है, 5। ठीक है, आप इसे सोल्व कर सकते हो। 0.02 इंटू में 4, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2। इसको आप और सोल्व करोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 0.0। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे, 2 जो है 5 से डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा, 4 पे।
इनटू में क्या है 4 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0.016। तो मोलैरिटी कितनी आ गई आपकी फाइनल 0.016। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं डाइल्यूशन वाले लो पे। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस पे जो क्वेश्चंस है वो सोल्व करना ट्राई करने का। अब हम समझते हैं कि जो नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है और उसके ऊपर हम क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो जो नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट है और जो मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट होता है उसमें बस थोड़ा सा फर्क होता है। आपने देखा था जो मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे आप डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में क्या लिख रखा है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। अगर हम फॉर्मूला लिखे नॉर्मेलिटी का तो आप देखो क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी में क्या होता था, ऊपर सिर्फ क्या आता था नंबर ऑफ मोल्स आते थे और नीचे यही आता था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता था। लेकिन नॉर्मेलिटी में क्या है कि हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, तो बहुत ही आसान है। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है कि जो भी आपको वेट दे रखा है उसके इक्विवेलेंट मास से आप क्या करो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे बोल रखा है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का जो वेट है, जो गिवन मास है, उसको अगर आप उसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दोगे तो उसका क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, उसका गिवन मास ऑफ सोल्यूट। नीचे क्या आ जाएगा, मैंने क्या बोला आपको, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो जो भी मास दे रखा होता है उसको किससे डिवाइड कर दोगे आप, इक्विवेलेंट मास से। तो यहां पे लिखोगे आप इक्विवेलेंट मास, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहले से था तो हम यहां पे लिख देते हैं वॉल्यूम किसमें, लीटर पे लेना है। तो ये होता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। तो अगर आप इसे मोलैरिटी से रिलेट करना चाहोगे तो उसमें भी क्या आता था, गिवन मास आता था किसका, सोल्यूट का आता था ऊपर, नीचे क्या आता था, मोलर मास आता था। लेकिन नॉर्मेलिटी में नीचे क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास आएगा, और वॉल्यूम ऑफ लीटर उसमें भी था और वॉल्यूम ऑफ लीटर क्या है, इसमें भी रहेगा। तो मेन दिक्कत ये होती है बच्चों को, वो सोचते हैं कि इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूला डिपेंड करता है, वो आपसे एसिड का इक्विवेलेंट मास पूछ रहा है, बेस का इक्विवेलेंट मास पूछ रहा है, या फिर आयन का, या फिर किसी भी एलिमेंट का आपसे इक्विवेलेंट मास पूछ रहा है। पहले तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है। नॉर्मेलिटी में क्या है, सिंपल ग्राम इक्विवेलेंट कितने लीटर सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मेलिटी। और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हो कि जैसे वहां पे नीचे मोलिकुलर मास होता था मोलैरिटी में, नॉर्मेलिटी में सिर्फ क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, फॉर्मूला वही रहता है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, गिवन मास को आप किससे दिखाओगे, W से दिखाओगे, और इक्विवेलेंट मास को किससे दिखाओगे, EQ लिख दोगे आप, इक्विवेलेंट मास। और यहां पे क्या लिख दोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम समझते हैं कि आप इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट का, या फिर किसी भी एसिड, बेस, या फिर आयन का। तो आपके पास 4 फॉर्मूले इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, डिपेंड करता है कि वो आपको एलिमेंट देगा, एसिड देगा, बेस देगा, या फिर क्या देगा, आयन देगा। अगर आपको एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी। अगर एसिड का आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो फॉर्मूला है मोलिकुलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। तो मोलिकुलर मास तो आप निकाल सकते हो, और बेसिसिटी का मतलब होता है कि एसिड H+ आयन कितने दे रहा है सॉल्यूशन के अंदर। बेस का आप कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला है मोलिकुलर मास डिवाइड बाय क्या है, एसिडिटी है। ठीक है, एसिडिटी का मतलब है कि जो बेस है हमारे पास वो OH माइनस आयन कितने दे रहा है पानी के अंदर। ठीक है, और अगर आपको वो आयन का निकालना है इक्विवेलेंट मास तो आप कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास डिवाइड बाय चार्ज ऑन आयन। जैसे मान लिया आपके पास Cu2+ आयन है, और Cu2+ का आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इसको ऊपर का कितना होता है, 63.5 होता है, एटॉमिक मास आप ऊपर लिख दोगे, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 63.5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लिया बेस होता, आपको बेस दे देता, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देता, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन कितने देगा, 1 OH माइनस आयन देगा, तो एसिडिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। ऊपर आप क्या रख दोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास, नीचे एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे मान लिया आपके पास है H2SO4 है,
तो H2SO4 का अगर आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास, तो ऊपर रख दोगे 98 होता है मोलिकुलर मास और नीचे क्या रख दोगे, बेसिसिटी। H2SO4 कितने एचआइन देगा, 2 एचआइन देगा, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 98 को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट मास का। ऐसे किसी भी एलिमेंट का आप निकाल सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन तो आपको बताई नहीं। तो इक्विवेलेंट मास की जो डेफिनेशन है वो आपको ज्यादा यूज की नहीं है, वो टेक्निकल डेफिनेशन है, आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप हिंट ले सकते हो। इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट का वो मास जो 1.008 पार्ट बाय मास हाइड्रोजन से रिएक्ट करे और या फिर उसको क्या करे, डिस्प्लेस करे। इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट मास वो मास होता है किसी भी एलिमेंट का जो 8 बाय पार्ट मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ क्या करे, कंबाइन करे या फिर क्या करे, उसे डिस्प्लेस करे। तो आप सोच रहे होगे देखो कितनी टेक्निकल डेफिनेशन है, लेकिन जो यूज है इक्विवेलेंट मास का वो कभी आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ आपसे पूछेगा कि इक्विवेलेंट मास आप निकाल के दिखाओ। तो ये हमने समझा इक्विवेलेंट मास। अब हम समझते हैं कि नॉर्मेलिटी के ऊपर हम क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूं नॉर्मेलिटी के ऊपर। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके पास कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, और एक दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आप नॉर्मेलिटी का पहले फॉर्मूला लिख लो। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट है इसको हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास और इनटू में क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, बस आपको याद रखना है मोलैलिटी को। मोलैलिटी को अगर आप याद रखोगे तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भी बहुत इजी से लिख लोगे। बस मोलैलिटी में यहाँ पे मोलिकुलर मास लिखना होता है और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इक्विवेलेंट मास। अब क्या करना है आपको, फॉर्मूले में वैल्यू डालो आप। गिवन मास देखो कितना दे रखा है यहाँ पे, 5 ग्राम दे रखा है, तो ऊपर लिख दोगे 5 ग्राम। इक्विवेलेंट मास आपको निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और बेस का जो इक्विवेलेंट मास निकालना होता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया। कैसे निकालोगे, उसका मोलिकुलर मास को डिवाइड कर दोगे किससे, उसके एसिडिटी से। तो यहां पे निकालते हैं हम इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, उसका एसिडिटी। तो मोलिकुलर मास कितना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम का होता है 23, प्लस में क्या हो जाएगा 16, प्लस में 1 कितना होता है 40 हो जाएगा टोटल। एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने OH माइनस आइन देगा। तो यहाँ पे देखो एक ही OH है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, 40 आ गया। यहाँ पे वैल्यू डाल दो, हमने गिवन मास डाल दिया 5, फिर क्या डालना है आपको, इक्विवेलेंट मास, वो कितना आ गया 40 आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 450 ml, लेकिन हमें जो वॉल्यूम लेना पड़ता है वो किस में लेना पड़ता है, लीटर में लेना पड़ता है। तो ये जो आपको मिलीलीटर में दे रखा है इसको आप किस में चेंज करोगे, लीटर में 1000 से डिवाइड करोगे। 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 क्या चला जाएगा, ऊपर की साइड चला जाएगा। तो आप 0 से 0 काट दो, 0 से 0 कटा, 0 से ये वाला 0 कट गया। बस आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ठीक है। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब ये 5 को आप डिवाइड कर दो किससे, 18 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 0.275 नॉर्मेलिटी। तो ये आ गया हमारा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आपको सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट मास, किसका, एसिड का निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास निकालते हैं इसका। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे आप, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एसिड के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसकी बेसिसिटी। तो मोलिकुलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है, 98 होता है, डिवाइड बाय बेसिसिटी कितने एचआईन देगा, 2 एचआईन देगा, डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 49। अब बस आपको क्या करना है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यूज करना है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या था, गिवन मास था, अपॉन में क्या था, इक्विवेलेंट मास, इनटू में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। गिवन मास कितना दे रखा है देखो 9.8 ग्राम, इक्विवेलेंट मास कितना निकाला आपने 49, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है क्वेश्चन में 250 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम दे रखी है आपको किस में दे रखी है, सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है।
अभी जो सेंटीमीटर क्यूब है, आपको एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा कि सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, मिलीलीटर के बराबर होता है। तो आप एक रिलेशन याद रखो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 मिलीलीटर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3 लीटर हो जाएगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इसे आप चेंज करो किसमें, लीटर में चेंज करोगे, क्योंकि ये मिलीलीटर के बराबर है। और आपको पता है जो नॉर्मेलिटी होती है उसमें हम जो वॉल्यूम लेते हैं वो किसमें लेते हैं, लीटर में लेते हैं। तो ये जो आपको दे रखा है 250 सेंटीमीटर क्यूब, इसको अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 क्या चला जाएगा, ऊपर की साइड चला जाएगा। अब बस आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ये पॉइंट को हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। 98 को 49 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 0 से 0 काट दो आप, तो देखो आंसर कितना आ गया, 20 डिवाइड बाय कितना आ गया, 25। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा कितना होता है 25, और इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना आता है और नॉर्मेलिटी का आपको फॉर्मूला पता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगले कॉन्सेंट्रेशन टर्म को समझते हैं, जो है क्या, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन समझते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब बहुत ही सिंपल है कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में एक से ज्यादा कंपोनेंट है, ठीक है, मान लिया एक सॉल्यूशन उसमें 2 कंपोनेंट है, और आपसे बोला गया है कि किसी एक कंपोनेंट का आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स किसी कंस्टिट्यूएंट के पड़े हुए हैं, उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है सॉल्यूशन के अंदर, तो उस जो कॉन्स्टिट्यूएंट पहले वाला था उसका क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। मैं लिख के समझाता हूं आपको कि मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। The mole fraction is defined as the fraction obtained by the number of moles of the component divided by the total number of moles of all the components present in the solution। ठीक है, ये फ्रैक्शन होता है। जैसे मान लिया आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने एक सब्सटेंस 1 रख रखा है और दूसरा सब्सटेंस भी रख रखा है 2। इसके नंबर ऑफ मोल मान लिए कितने हैं, 5 मोल है, और इसके नंबर ऑफ मोल मैंने मान लिए कितने हैं, 6 मोल है। तो पहले वाले सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5 मोल है, और सेकंड वाले सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 6 मोल है। और आपसे बोला गया है कि जो पहले वाला सब्सटेंस है उसका क्या निकालना है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है। मोल फ्रैक्शन को पहली बात तो हम किससे दिखाएंगे, एक्स से दिखाएंगे। तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे, और ऊपर क्या रखेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5 हैं, और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पड़े हुए हैं, जो भी पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर पड़े हुए हैं, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को सम करके डिवाइड कर दोगे। तो 5 प्लस में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 6 5 कितना हो जाएगा, 11। अगर मान लिया आपसे बोला गया है कि सेकंड वाले का आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसको भी आप ऐसे ही करोगे कि x2 इज इक्वल टू क्या करोगे, 6 डिवाइड बाय इसके नंबर मोल्स, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने होते हैं उसको आप ऊपर रखोगे और डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। तो 5 प्लस में क्या हो जाएगा, 6, तो 6 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 11। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब यूनिटलेस क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि आप देखो ऊपर भी क्या रख रहे हो, मोल रख रहे हो, और नीचे भी क्या रख रहे हो, मोल रखे हो। तो मोल से मोल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है मोल फ्रैक्शन। इसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमको कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं किसके, इथेनोइक एसिड के बेंजीन के अंदर।
तो इथेनोइक एसिड का अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, x1 इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड प्लस में नंबर ऑफ मोल्स किसके, बेंजीन के। सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट पड़े हुए हैं सबके नंबर मोल्स से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमको किसके, एसिटिक एसिड जो दे रखा है आपको, इथेनोइक एसिड दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है आपको, 2.5 ग्राम, और मोलर मास आप निकाल सकते हो क्या है, CH3COOH है। तो कार्बन का कितना होता है 12 प्लस में 3 प्लस में 12 प्लस में 16 कितना हो जाएगा 32 प्लस में कितना हो जाएगा 1। तो अगर आप सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो मोलर मास कितना हो गया 60 हो गया। आप इसको सोल्व करो, पॉइंट हटाओगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 25 से ये जो कट जाएगा कितने पे कटेगा 4 पे कटेगा। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू में 100 लिख सकते हो। तो आप 25 से इसको काट दोगे तो कितने पे कटेगा 4 पे कट जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर इसको क्या कर सकते हो पूरा डिवाइड भी कर सकते हो। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल लिए, CH3COOH के निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, नंबर मोल्स किसके निकालने हैं, बेंजीन के निकालने हैं। तो वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास बेंजीन का कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे 75 ग्राम दे रखा है। तो आप रख दोगे 75 ग्राम। नीचे मोलर मास निकालोगे किसका, बेंजीन का। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। तो 12 इंटू में 6 प्लस में 6 इंटू में 1 सोल्व करोगे तो 72 प्लस में 6 कितना हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो यहां पे रखोगे 78 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल कर जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स जो बेंजीन के हैं वो कितने आ जाएंगे 75 डिवाइड बाय 78 मोल आ जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमने किसके निकाले, एसिटिक एसिड के CH3COOH लिख देते हैं यहाँ पे। और ये नंबर ऑफ मोल्स हमने किसके निकाले, बेंजीन के निकाले। अब आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखोगे किसके, एसिटिक एसिड के। तो कितना हो जाएगा 1/24 और नीचे क्या रखोगे 1/24 एसिटिक एसिड प्लस में क्या बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स। तो बेंजीन के कितने हैं 75 डिवाइड बाय 78। तो ये जो इक्वेशन है इसको अगर आप सोल्व कर लोगे, थोड़ी लेंथी तो होती है, पॉइंट में आती है आंसर। आप इसको सोल्व कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे CH3COH के, मतलब मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। सॉरी, मोल फ्रैक्शन किसके आ जाएंगे, एसिटिक एसिड के। अब दोस्तों कभी बार क्वेश्चन क्या होता है कि आपसे सिर्फ इसमें क्या पूछ रखा है, मोल फ्रैक्शन पूछ रखा है एसिटिक एसिड का। लेकिन अगर आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ ले बेंजीन का, तब आप कैसे निकालोगे। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में आपको जितने भी कंपोनेंट दे रखे होते हैं, उसमें जितने भी कंपोनेंट है सबके मोल फ्रैक्शन का अगर आप क्या करोगे सम कर दोगे, तो मोल फ्रैक्शन हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट दे रखे हैं, एक एसिटिक एसिड दे रखा है और एक क्या दे रखा है, बेंजीन दे रखा है। अगर इसके मोल फ्रैक्शन को हम क्या मान ले, x1 मान ले, और बेंजीन के मोल फ्रैक्शन को क्या मान ले, x2 मान ले, तो अगर आप दोनों के मोल फ्रैक्शन को सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पे देखो आपने x1 तो निकाल दिया, ये वाले फॉर्मूले से आप सोल्व करोगे, इस वाली क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। और आपसे अगर बोलता है कि x2 निकालो, मतलब मोल फ्रैक्शन निकालो किसके, बेंजीन के निकालो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x1 की वैल्यू डाल दोगे और x2 निकालने के लिए 1 में से क्या करोगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। मान लिया यहाँ पे 2 की जगह क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, फिर भी आप क्या करोगे, x1 प्लस में x2 x3 इक्वल टू क्या करोगे, 1 कर दोगे। कहने का मतलब यह है कि सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो मोल फ्रैक्शन के ऊपर होते हैं। अब हम बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। अब ये जो पार्ट्स पर मिलियन है, ppm है, ये क्या होता है, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसमें सोल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा कम होता है, तभी जाके ये ppm यूज होता है। जैसे आपने सुना भी होगा कि एटमॉस्फेयर में जो हार्मफुल गैसेस होती है लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसका जो अमाउंट है वो आपने देखा होगा, जो पोल्यूशन मीटर होता है वहां पे ppm में दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के जितने पार्ट्स पड़े हुए हैं पर मिलियन एयर के,
उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसका पीपीएम बोल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 10 की पावर -3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का पार्ट पड़ा होता है, कितने 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब किसी भी सब्सटेंस का वो पार्ट जो 1 मिलियन पार्ट के अंदर पड़ा हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पीपीएम बोल रहे हैं। अब डेफिनेशन देख सकते हो क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन, मतलब 10 की पावर 6 पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे आप एक समुद्र को ले लो, समुद्र कितना बहुत बड़ा है और उसमें आपने क्या करा, एक चुटकी नमक डाल दिया। तो एक चुटकी जो नमक डाला आपने वहां पे समुद्र के अंदर, तो कितना कम डाला है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बना। तो अब जो नमक के पार्ट पड़े होंगे 1 मिलियन, जो समुद्र का पानी था, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका पीपीएम बोलेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो पोल्यूशन मीटर में भी यूज होता है, हार्मफुल गैसेस का जो अमाउंट है वो शो करने के लिए। तो आप फॉर्मूला देख सकते हो क्या है यहाँ पे, पीपीएम इज इक्वल टू है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो, इसमें लिखा हुआ है सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सिवियरली कॉन्टेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी कार्सिनोजन। The level of contamination was 15 ppm by mass. Express this in % by mass. तो इसमें बोल रखा है क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म की वजह से क्या है, ये जो कॉन्टामिनेटेड है, जो पानी के अंदर है, हमने क्या डाल रखा है, क्लोरोफॉर्म डाल रखा है। तो कितना डाल रखा है, 15 ppm डाल रखा है। तो 15 ppm का मतलब क्या है, 15 पार्ट पड़ा हुआ है किसके अंदर, 10 की पावर 6 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 15 पार्ट किसका पड़ा हुआ है, क्लोरोफॉर्म का। तो आपसे बोल रखा है कि इसको क्या करना है, जो क्लोरोफॉर्म का जो ये पड़ा हुआ है 15 ppm, इसको किस में चेंज करना है, % बाय मास में। जो हमने पढ़ा था मास परसेंटेज, उसी को क्या बोल रहा है, % बाय मास में चेंज करना है। तो आप निकाल सकते हो % बाय मास। % बाय मास आप कैसे निकालोगे, मास ऑफ सोल्यूट नीचे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, और आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से। तो जो कॉन्टेमिनेशन है वो कितना है, 15 ppm है, मतलब क्या है, 15 पार्ट, और बोल रखा है बाय मास है, तो 15 ग्राम हो जाएगा। तो 15 आप ऊपर रख दोगे। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 ग्राम। तो यहां पे लिख दोगे 10 की पावर 6 इंटू में क्या हो जाएगा, 100। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन सॉल्यूशन उसका उतना ही छोटा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि क्लोरोफॉर्म की वजह से कॉन्टेमिनेशन थी, कितनी थी, 15 ppm बाय मास थी। तो इसका मतलब था कि 15 पार्ट पड़ा हुआ है, 10 की पावर 6 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और आपसे बोला गया है कि इसी को चेंज करना है % बाय मास में। तो आपको पता है % बाय मास का फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ सोल्यूट, जिसका भी % बाय मास निकालना है उसका मास आप ऊपर रखो और नीचे क्या करो, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या करो, 100 करो। तो हमने ऊपर रखा 15 और नीचे क्या रख दिया, 10 की पावर 6। इसको आप सोल्व करोगे तो 15 इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 50, 10 की पावर कितनी है, ये 2 लिख सकते हैं इसे। तो नीचे कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4। तो 15 इंटू 10 की पावर -4 % बाय मास क्या आ जाएगा, CHCl3 का, जो आपको क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए बोल रखा था। तो ऐसे आप पार्ट्स पर मिलियन पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। और जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आप और क्वेश्चन ट्राई करना सोल्व करने की। तो हमने सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को समझ लिया है, और अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो सारी चीजें हम समझेंगे।